आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से रिलेटेड सारी चीज़ों को समझेंगे। तो बेसिकली हम पहले स्ट्रेस को समझते हैं। स्ट्रेस इज़ द इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस विद इन अ बॉडी दैट बैलेंस एंड रिएक्ट टू द लोड्स अप्लाइड टू इट। देखिए इसमें इस पर्टिकुलर लाइन में कहना क्या चाह रहा है कि जैसे हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस पर्टिकुलर बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो वो डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो मटेरियल उसको रेजिस्ट करता है। तो रेजिस्ट कैसे करेगा? जब उसके अंदर कुछ फोर्स डेवलप हो। वो फोर्स कैसे डेवलप होगा? जब मटेरियल के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के बीच एक स्ट्रेस डेवलप हो जो उनके रिलेटिव पोजीशन को डिफॉर्म करने की कोशिश करे। तो वो रजिस्ट और रेजिस्टेंस और रिएक्शन जो इंटरनली डेवलप होता है उसे ही स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस इज द इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस विद इन अ बॉडी दैट बैलेंस एंड रिएक्ट टू द लोड्स अप्लाइड टू इट। द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में और may not be uniform depending on the nature of the loading condition. The stresses may vary within the body point to point just because of the loading condition is different at particular location. For example के लिए समझते हैं, a wall loaded in pure tension will essentially have a uniform tensile stress distribution. तो इसमें क्या कर रहा है कि एक ये बार आपको ये दिया गया है, इसके एंड पे एक पी फोर्स लगाया गया है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो हम जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बीम क्या होगा? डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। हम डिफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं फोर्स पी लगा के, तो उसको रजिस्ट करेगा। तो वो रजिस्ट कहाँ से आएगा? अगर हम इस पर्टिकुलर इसके क्रॉस सेक्शन को कट करेंगे और इसके अंदर स्ट्रेसेस को एनालाइज करें, तो अगर हम पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को कट करते हैं और उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं, तो हमको दोनों ही फेस पे जो कट पार्ट है दोनों फेस पे हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि फोर्स पी के बराबर हो। तो चूंकि यहाँ पे देखिए ये फोर्स पी लग रहा है इधर, ये फोर्स पी लग रहा है इधर, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये रजिस्ट अगर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को हम अगर लिए हैं तो ये क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होंगे जो इनको बैलेंस किए हुए हैं। तो यही इंटरनल स्ट्रेस ये आपका यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, P/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट प्रेशर के बराबर है लेकिन ये प्रेशर से अलग है। अब देखते हैं, हाउ एवर ए बार लोडेड इन बेंडिंग विल हैव अ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दैट चेंजेस विथ डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एक्सिस। सपोज करिए कि हम एक बीम है, इसके एंड पे मोमेंट m और m लगा दिए हैं। मान लीजिए मोमेंट m लगाए हैं। ये जो अब देखिए ये मोमेंट लगा दिए। अब ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हम लिए। अब इसका अगर हम डायग्राम इसको हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो इनमें जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो इस तरीके से डेवलप हुए हैं। जो टॉप फाइबर है वो कंप्रेशन में है, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा? सबसे टॉप फाइबर पे होगा यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा टेंसाइल फोर्स कहाँ होगा? ये नीचे वाले फाइबर पे, यहाँ पे। तो इनका देखिए अब इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। तो अभी अबव डिफिनीशन में हम क्या बात किए थे कि स्ट्रेसेस में वेरी विद इन बॉडी। तो ये स्ट्रेसेस वेरी कर सकते हैं बॉडी। यूनिट आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम स्क्वायर, यही यूनिट होती है स्ट्रेसेस की। द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में बी क्लासिफाइड एज सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंशन, कंप्रेशन, शियर। देखिए ये कोई आपका एलिमेंट है, उस पर नॉर्मल टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो ये सिंपल टेंशन की कैटेगरी में आएगा। ये कंप्रेशन की कैटेगरी में आएगा, इसको कंप्रेस कर रहा है। और ये शियर, मान लीजिए कि एक बीम ऊपर एक बीम नीचे है, बीच में किसी हम बोल्ट के थ्रू इसको कनेक्ट किए। जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनके बीच यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक दूसरे के
ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो ये जो स्ट्रेसेस, इस तरह के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो शियर स्ट्रेसेस होते हैं। अब इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस, अभी जैसे हम ऊपर किए किए कि बेंडिंग स्ट्रेस देखें, तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस में आते हैं बेंडिंग और टॉर्शन। तो टॉर्शन तो हम लोग आगे पढ़ेंगे और बेंडिंग भी आगे ही देख चुके हैं या फिर देखेंगे। तो कंबाइंड स्ट्रेस क्या होता है कि एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2। तो हम जैसे मान लीजिए कि इसमें टाइप 2 यानी कि इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस और एक कोई सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेसेस में से इनका कोई कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये जो स्ट्रेसेस का पॉसिबिलिटी बनती है वो कंबाइंड स्ट्रेस की कैटेगरी में आती है। जैसे मान लीजिए बेंडिंग और टेंशन, इस तरह ये कंपोजिशन हो सकता है, और कंप्रेशन और बेंडिंग हो सकता है, टॉर्शन और टेंशन हो सकता है। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कंबाइंड स्ट्रेस कहेंगे। अब आते हैं स्ट्रेन की बात करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेन? एनी एलिमेंट इन अ मटेरियल सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इज सेड टू स्ट्रेंड। द स्ट्रेन ई इज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेस। किसी भी बॉडी में उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस कब डेवलप होगा? जब हम उस पर्टिकुलर बॉडी को स्लाइटली डिफॉर्म करेंगे या फिर डिफॉर्म करेंगे, तो उसको रेजिस्टेंस, उसको अंदर से अगर वो बॉडी डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी तो ही स्ट्रेस डेवलप होगा। तो स्ट्रेस इस तो हम लोग क्लियर, स्ट्रेन क्या कहता है कि एनी एलिमेंट इन अ मटेरियल सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इज सेड टू बी स्ट्रेंड। अगर किसी भी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हुआ है तो पक्का है कि वो बॉडी स्ट्रेंड हुई है, यानी कि उसमें स्ट्रेन हुआ है, यानी कि डिफॉर्मेशन हुआ तभी स्ट्रेस डेवलप हुआ है। तो वही कंडीशन को स्टेटमेंट में कह रहा है कि एनी एलिमेंट इन ए मटेरियल सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इज सेड टू स्ट्रेंड। द स्ट्रेन ई इज द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेस। अब आते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होते हैं, देखिए क्या क्या टाइप होता है। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते हैं। देखिए ये बार है लेंथ एल का, तो इस पर हम टेंसाइल फोर्स पी लगाए हैं, तो इसका डिफॉर्मेशन हुआ यानी कि इलोंगेशन हुआ डेल्टा एल मैग्नीट्यूड का। तो टेंसाइल स्ट्रेन ई टी क्या होगा आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल अपॉन एल ये है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। सिमिलरली कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगा, देखिए ये बार है, इस पर पी फोर्स अप्लाई किए हैं, जो बीम को आपके कंप्रेस कर रही है, तो इसका ओरिजिनल लेंथ एल था। आफ्टर डिफॉर्मेशन द लेंथ ऑफ बीम शॉर्टेंड बाय अमाउंट डेल्टा एल, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन टोटल लेंथ, ये आपका आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब आते हैं शियर स्ट्रेन की बात करते हैं। तो देखिए ये ए बी सी डी इनिशियल कंडीशन में ये आपका ब्लॉक मान लीजिए कोई रखा हुआ था। अब हम इसके एकदम टॉप पे एफ फोर्स अप्लाई किए हैं, तो और ये नीचे को फिक्स किए हुए हैं, इसको मान लीजिए हम लोग फिक्स किए हैं, इसको फिक्स किए हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये क्या होगा, नीचे वाला तो मूव नहीं कर पाएगा, तो ऊपर वाले में एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। मान लीजिए जो आपका इनिशियल फेस था डी ए, अब वो स्लाइटली टिल्ट होकर डी ए डैश हो गया, और इसी तरह जो इनिशियल फेस सी बी था वो अब सी बी डैश हो गया। तो जो एंगुलर डिफॉर्मेशन फाई आया वही हमारा है आपका शियर स्ट्रेंथ। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपका इनिशियल कंडीशन में क्या था, ए बी सी डी था। तो ई एस यानी कि शियर स्ट्रेंथ ए डैश, ये देखिए ए डैश ये अपॉन ए डी, ये लेंथ ए डी, ये क्या है 10 फाई के बराबर। तो फाई क्या है, फाई इन रेडियंस। तो अगर फाई इज़ वेरी स्मॉल देन 10 फाई इक्वल्स टू फाई। फाई अगर आपका बहुत छोटा है तो 10 फाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली फाई के ही इक्वल होती है। तो आपका शियर स्ट्रेन हो जाएगा फाई। इन केस ऑफ shearing लोड a shear strain will be produced which is measured by the angle through which the body distorts। तो वही सेम कंडीशन है, इसी ऊपर ही वाले को कह रहा है। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई वी इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आपका जो भी पहले आपका
विदाउट डिफॉर्मेशन जो भी वॉल्यूम था वो तो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, और जब उस पर स्ट्रेसेस या फिर लोड अप्लाई किया गया तो चेंज, उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, तो वही होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड एक्सपेरिमेंटली दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस वेरीज डायरेक्टली एज स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब तक कि कोई बॉडी अपने इलास्टिक लिमिट में है, अगर हम उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए कि फोर्स पी लगा के उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करें, तो जो इंटरनल स्ट्रेसेस उसके अंदर डेवलप होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे स्ट्रेन के। तो वही लिख रहा है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेन लगाते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस आपके मटेरियल में डेवलप होता जाएगा। अगर इलास्टिक लिमिट है, अगर विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वी कैन रिप्लेस द प्रोपोर्शनलिटी साइन बाय इम्प्लीमेंटिंग अ कांस्टेंट ई विच इज़ अ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू ई, कैपिटल ई, अ कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आते हैं यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। तो देखिए, इट इज़ द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इट इज़ द सेम एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है एक तरह से। तो देखिए, ई इक्वल्स टू क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो वो स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है, और वो स्ट्रेन क्या हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेन हो सकता है। इसी तरह सिग्मा सी अपॉन ई सी। तो यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं। तो इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। तो अब ये हम जैसे अभी ऊपर हम देखे थे, यहाँ पे देखिए, ये बॉडी जो डिफ़ॉर्म हुई है, ये आएगी शियर स्ट्रेस की कंडीशन के लिए। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ जो फेस पे आपके, ये देखिए, ये फोर्स एफ लगाएं, पर्टिकुलर कोई क्रॉस सेक्शन होगा ऐसे मान लीजिए, तो इस पर ये फोर्स लगा, तो ये पूरे इसका मान लीजिए इस फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पूरे एरिया पे, तो वो स्ट्रेस आया वहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे आपका स्ट्रेस आएगा। ये मान लीजिए इस तरह का है, इस तरह का फोर्स हम लगाए हैं, तो टोटल आपका फोर्स पर यूनिट एरिया आपका स्ट्रेस आएगा। तो ये देखिए, स्ट्रेस अपॉन वो जो स्ट्रेन आया, शियर स्ट्रेन, इक्वल्स टू कैपिटल जी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये आता है। अब आते हैं बल्क और वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। It may be defined as the ratio of normal stress to the volumetric strain and is denoted by the letter K। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई बॉडी है, ये वाटर में इमर्स्ड किया गया है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा इस तरीके से पड़ेगा नॉर्मली, या फिर इस तरीके से अगर कोई बॉडी इमर्ज किया गया तो इसके सरफेस के नॉर्मल आपका प्रेशर पड़ेगा। तो इस प्रेशर की वजह से जो डिफॉर्मेशन आएगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपका बॉल है कि उसको वाटर में इमर्ज किया, तो कंप्रेशन हुआ उसका, तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस उस कंडीशन में डेवलप हुए हैं वो सिग्मा एन अपॉन ईवी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आपका होगा बल्क और वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार है जो 50 mm इन लेंथ एंड 20 mm वाइड एंड 20 mm डेप्थ, इसका थिक मतलब कि डेप्थ है, हाइट। तो कैलकुलेट इलोंगेशन व्हेन वी अप्लाइड 100 kN at the end of the bar, given that Young's modulus of elasticity 2.14 into 10 to the power 8 kN per meter square. We have area
that this cross section area 20 mm into 20 mm. We converted mm square into meter square. Simply divided by 20 mm by 1000, we can get the area in meter square. We know that sigma equals to कैपिटल इंटू एप्सिलॉन या ई बोल देते हैं. तो स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन. तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ई इज गिवन हियर 2.14 इंटू 10⁻8 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वी नो दैट द स्ट्रेन elongation delta L upon original length, and we know the stress by dividing 100 kilonewton by this cross sectional area. We get the value of stress that will develop within the body or internally. So same amount will develop, same amount of stress will develop here. सो ये आ गया आपका. ये देखिए यहाँ से अब डेल्टा एल को कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपली आ जाएगा हमारा डेल्टा एल 0.0584 mm. तो इलांगेशन हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं. अब आइए अब देखते हैं कि अब अगर हमारा क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा हो, लेंथ वेरी कर रहा हो, तो उस कंडीशन के लिए हम कैसे निकालेंगे. तो जैसे ये देखिए लेंथ इसका L2 है, इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए इसको हम कर देते हैं A3 कर देते हैं, इसको A2. तो अब देखिए ये लेंथ L1 L2 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबका दिया है A1 A2 A3. तो हम लोड P लगाएं इधर और इधर लगाएं. तो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन इधर P लगाएं तो इधर भी P होना चाहिए. यानी कि ये जो 1 ये है आपका पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3. पार्ट 1 के इक्विलिब्रियम के लिए लगाए तो यहाँ पे देखिए ये पी इस तरीके से फोर्स होगा ताकि ये इक्विलिब्रियम इसी तरह सिमिलरली 2 पे और उस पे, यानी कि फोर्स भी सब पे ही अप्लाइड हो जाएगा. अब चूंकि हम जानते हैं क्या स्ट्रेसेस क्या होता है, P अपॉन ए क्रॉस सेक्शन एरिया, स्ट्रेन हो गया डेल्टा L अपॉन L और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मान लीजिए कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबका मटेरियल का अलग अलग मटेरियल है तो E1 E2 E3 होगा. तो यहाँ से देखिए एक कॉमन फार्मूला डेल्टा एल का क्या हो जाएगा, मतलब कि चेंज इन लेंथ पी एल. पी देखिए इस पी को एल से और ये ई इधर आएगा तो पी एल इंटू ई. तो यहाँ से अगर देखते हैं डेल्टा L1 क्या होगा, क्योंकि लोड तो पी ही है और लेंथ इसकी L1 है. यहाँ देखिए L1 L2 L3. तो ये डेल्टा L1 हो गया पी L1 अपॉन A1 E1. इसी तरह डेल्टा L2 पी L2 अपॉन A2 E2 और PL3 अपॉन A3 E3. तो टोटल इलांगेशन इन द कंपोजिट सेक्शन विल बी डेल्टा L इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3. तो ये आपका इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल चेंज इन लेंथ. अब आते हैं क्वेश्चन इस तरीके का लगाते हैं. अब देखिए ये हमारा एक बार दिया हुआ है जिसकी टोटल लेंथ क्या है 0.6 प्लस 1 प्लस 1.2 मीटर. एट द एंड P we have applied 50 kilonewton and in between the beam there is a point Q. We can say that a section where we applied 80 kilonewton and at section R we have applied 20 kilonewton in the negative x direction. So total beam is in equilibrium. देखिए टोटल बीम आपका इक्विलिब्रियम में है. ये देखिए 50 इधर और 20 इधर, तो आपका टोटल इधर कितना हो गया, आपका 70 हो गया. और यहाँ देखिए 80 इधर और 10 इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया 80 माइनस 10, ये आपका 70 इधर. देखिए इक्विलिब्रियम में है ना, 70 इधर और ये 70 इधर. तो ये अब हम निकालते हैं कि अब कैसे हम निकालेंगे कि टोटल इलांगेशन किस सेक्शन में कितना होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे. तो अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे. तो हियर गिवन दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम प्रोवाइडेड इज
A equals to 1000 mm square. Total elongation is asking, and Young's modulus of elasticity is given capital E equals to 100 giganewton per meter square. तो अब देखिए वी हैव ड्रॉन सेम बीम हियर. सो अब देखिए हम क्या करेंगे. देखिए ये जो हम पार्ट, ये देखिए पार्ट पी क्यू को यहाँ ड्रा किए. पी के लेफ्ट में हमारा 50 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है. तो अगर हम यहाँ से एक सेक्शन ऐसे कट कर दें तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि 50 किलो न्यूटन इधर लगना चाहिए. तो ये हम फोर्स 50 किलो न्यूटन इधर लगा दी. अब चूँकि देखिए ये क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ किया गया है. तो यानी कि इनके बीच में ये जो 50-50 दिख रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि आपको कैंसिल आउट कर सके. और इस सेक्शन पे क्यू पे देखिए आपका 80 किलो न्यूटन इधर मिल सके. यहाँ पे देखिए मिल रहा है. तो ये जो अब देखिए यहाँ से जो पी क्यू था इधर 50 लगाएं तो ये क्यू के इस साइड हमको 50 लगाना हो ताकि पी क्यू का आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके. क्योंकि ये पॉइंट क्यू यहाँ पे भी है, पॉइंट क्यू यहाँ पे भी, क्योंकि यहीं से सेक्शन कट किए हैं. तो अब ये इंटरनल जो हैं फोर्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो अब ये 50, तो यानी कि इस फेज पे 50 डेवलप हुआ तो ऑटोमेटिकली इस फेज पे भी 50 होगा ताकि एक दूसरे को ये कैंसिल कर सकें. अब ये आ गया. तो अब देखिए अगर हम ये देखिए इतने की बात करें, अगर ए यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा ये टोटल फोर्स कितना आएगा. 80 इधर और 50 इधर लग रहा है. देखिए 80 इधर लग रहा है, 50 इधर लग रहा है. तो ये हमारा टोटल 30 इधर आएगा. यानी कि ये अब 30 ये जो यहाँ से भी कट कर दिए हैं, यहाँ से भी कट कर दिए हैं. तो ये देखिए 30 इधर आ रहा है. तो इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए 30 इधर लगेगा, 30 लगेगा. अब चूँकि देखिए यहाँ पे केवल इस सेक्शन पे केवल 20 किलो न्यूटन इस साइड था. तो अब हम चूँकि 30 लगा दिए हैं क्यू आर को बैलेंस करने के लिए. तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए 30 तो हम लगा ही चुके हैं. तो अब 30 को तो हटा ही नहीं सकते. अगर 30 को हटाएंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन गड़बड़ हो जाएगा. तो हम 10 किलो न्यूटन इधर लगा दिए, 10 किलो न्यूटन इधर लगा दिए. तो अब देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 20 किलो न्यूटन इस साइड आएगा. यानी कि ये इक्विलिब्रियम इसका कंडीशन भी डेवलप हो गया. और इधर 10 किलो न्यूटन. अब चूँकि 10 किलो न्यूटन इधर लगा, उधर से देख रहे हैं कि 10 किलो न्यूटन आ रहा है तो वो भी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर ले रहे हैं. यानी कि सेक्शन आर एस भी आपका इक्विलिब्रियम में है. अगर हम बीच वाले सेक्शन को ना ड्रॉ करते, अगर हम इसको भी अगर ऐसे ही ड्रॉ करते कि ये पार्ट हम पी क्यू को पहले ड्रॉ कर दिए और आर एस को ड्रॉ करते, जब आर एस को ड्रॉ करते तो ये देखिए 10 किलो न्यूटन इधर लगाए हैं. तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है इस पर इक्विलिब्रियम में करने के लिए 10 किलो न्यूटन इस तरह लगाना पड़ेगा तब ये इक्विलिब्रियम होता. अब ये दो पार्ट इक्विलिब्रियम में होंगे तो थर्ड को हम ड्रॉ कर सकते थे. ये 10 इधर लगा, देखिए ये 10 इधर लगा. तो हमको यहाँ पे तब हमको क्या करना पड़ता, 10 इधर लगाना पड़ता. और ये जो 20 पहले से दिया था यानी कि 10 और ये 20 देखिए मिल के ये क्या हो जाता, 30 हो जाता. 30 हो गया ना. तो इसी तरीके से हम निकाल सकते थे. अब देखिए अब आ जाते हैं हम. तो ये देखिए पी क्यू पे हमारा 50 का टेंसाइल फोर्स आ गया और क्यू आर पे 30 का मतलब किलो न्यूटन का कंप्रेसिव और इसी तरह आर एस में कंप्रेशन है. तो डेल्टा L1 क्या अभी हम निकाले हैं, क्या डेल्टा L इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई. तो पी एल अपॉन ए ई. तो यहाँ से डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है हमारा 50, लेंथ क्या है 0.6 मीटर और ए ई तो हमारा मतलब कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है. एरिया सब क्रॉस सेक्शन का सेम है तो ए ही लिख देना है. सिमिलरली डेल्टा L2 भी होगा. पी हमारा 30 और लेंथ हमारा 1. चूँकि ये कंप्रेशन है तो इसलिए निगेटिव साइन लगाएंगे. और डेल्टा L3 ये भी कंप्रेशन है तो हम लोग निगेटिव साइन लगाए. तो अब हमको अगर
अब देखिए ए ई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ से। देखिए ए हमारा क्या था, 1000 mm² था और ये था गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1000 mm² हो गया और गीगा न्यूटन को चेंज कर दिए न्यूटन में, तो 100 × 10⁹ न्यूटन आ गया। और मीटर स्क्वायर को तो ये क्या हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर, ये mm² हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए तो 10⁵ आया। ये वैल्यू आपका जो भी आएगा न्यूटन और mm में ही रहेगा मतलब। तो यहाँ से देख सकते हैं mm² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए ई की वैल्यू आएगी न्यूटन में। ये आएगी वैल्यू आपकी न्यूटन में। इसको यहाँ पे देखिए mm² कैंसिल, ये वैल्यू हम न्यूटन में लिख सकते हैं। न्यूटन में आएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूटन, ये न्यूटन में आएगा तभी तो इस न्यूटन से कटेगा, तो लेंथ की वैल्यू मीटर में आएगी। ये देखिए जो डेल्टा एल है, चेंज डेल्टा एल की वैल्यू ये यहाँ मीटर पे आएंगी। तो टोटल हमारा इलांगेशन या कंप्रेशन होगा, क्या होगा उस पर्टिकुलर बीम में, ये हमको कैसे मालूम चलेगा, जब हम इसको ऐड करेंगे। तो ΔL1 + ΔL2 + ΔL3, एडिंग ΔL1 ΔL2 एंड ΔL3 वी गेट -0.12 mm, यानी कि जो आपका बीम है, बीम की शॉर्टनिंग होगी, यानी कि बीम आपका कंप्रेस्ड हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये ओवरऑल हम ऐसे निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखिए ये जो एक वॉल है, ये जो हम रेड लाइन से शो किए, इधर एक वॉल है, इनके बीच में एक बीम को इंसर्ट करा दिया गया है और ये इनिशियली नो स्ट्रेस कंडीशन में है। अब देखिए जब इस पे हम फोर्स पॉइंट, ये जो एक सेक्शन लिया गया है, यहाँ पे हम फोर्स पॉइंट बी पे 5 किलोन्यूटन राइटवर्ड लगाएं और पॉइंट सी पे यानी सेक्शन सी पे एक राइटवर्ड 10 किलोन्यूटन लगाएं। देन क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट विल बी द रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड पॉइंट डी एंड टोटल व्हाट विल बी द स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन और ईच पार्ट ऑफ द बीम। सो अब देखिए हम इसके लिए क्या किए, सबसे पहले ये जो पार्ट ए बी था उसको हम यहाँ ड्रॉ कर लिए। इसको अभी आप केवल ये देखिए कि जो केवल पार्ट को ही ड्रॉ कर दिए। अब इसकी एनालिसिस हम आगे करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ हमको तो रिएक्शन तो पता नहीं है कि यही तो निकालना है, तो ये रिएक्शन पता नहीं है। तो ये मान लिए कि ये रिएक्शन जो इस पे आया वो इस तरीके से आया। ये जो पार्ट ए बी है, ये पार्ट ए बी है आपका, ये जो पार्ट ए बी है, तो ये वॉल से रिएक्शन इस तरह से मान लीजिए आ जाएगी, जिसको हम आर ए से डिनोट किए हैं। तो ये इस तरह से लिख दिए। तो अब इक्विलिब्रियम के लिए, पार्ट ए बी के इक्विलिब्रियम के लिए आर ए इधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉइंट बी ही है। जब ये पॉइंट बी है तो अभी हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि ये जब कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे तो ये आर ए कैंसिल होना चाहिए, ताकि ये 5 किलोन्यूटन का जो अप्लाई है वही पार्ट दिखे हमको। तो ये इसलिए जब अलग किए तो ये सेपरेट किए, तो ये आर ए, तो इसके जस्ट अपोजिट में इधर भी आर ए होगा और ये हमारा पॉइंट सी है। तो अब देखिए ये 5 तो है, तो मान लीजिए कि हम जो इधर ये आर ए आपका इधर जा रहा है, 5 आपका इधर जा रहा है, तो हम टोटल मान लेते हैं कि आर ए मान लेते हैं कि बड़ा होगा 5 से। तो आर ए -5 किधर जाएगा, ये लेफ्टवर्ड जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर, यानी कि ये इधर जाएगा, और तो इसकी इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स ये आर ए -5 का इधर लगाना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। तो ये पार्ट बी सी का तो हमारा कंडीशन हो गया। अब बात करते हैं पार्ट हमारा सी डी की। तो ये पार्ट हमारा सी डी। अब देखिए आर ए -5 जब इस सेक्शन पे लग रहा है तो इधर भी आर ए -5 लगना चाहिए। ये पहले ही बोल चुके, जब कंबाइंड करेंगे तो ये फोर्स तो हमको दिखेगा नहीं, तो इसलिए अपोजिट में आना चाहिए ताकि कैंसिल आउट कर सकें। और ये 10 हमको दिख रहा है। तो मान लीजिए कि अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आर ए -5 इज़ ग्रेटर देन 10, तो अब ये फोर्स किधर लगेगा, आर ए -5 -10, यानी कि आर ए -15। ये देखिए आर ए -15 ये किधर लगेगा, ये इधर लग रहा होगा।
RA-15, तो ये पार्ट CD के इक्विलिब्रियम के लिए RA-15 इधर लगेगा। तो ईच पार्ट पे हमको मिल गया कि क्या क्या फोर्स डेवलप हुए होंगे। तो यहाँ पे RA, यहाँ पे क्या है RA-5, और CD पे भी RA-15 देख लीजिए। तो अब हम देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ से ये देखिए RA-5 ये इधर आ रहा है, तो ये RD जो ये पार्ट था वो वॉल भी इधर RD फोर्स लगा रहा है। तो ये RD किसके बराबर होगा अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करना है? तो RA-15 मैग्नीट्यूड में RD के बराबर होगा। तो यहाँ से तभी तो ये पार्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यानी कि RA-RD आपका आ गया, यहाँ से 15 आ गया। अब देखिए, चूँकि बीम आपका वॉल के बीच में इंसर्टेड है तो वॉल तो मूव नहीं करेगा, यानी कि कोई भी इलोंगेशन या शॉर्टनिंग आपके बीम में नहीं होगी। इलोंगेशन या शॉर्टनिंग आपके बीम में नहीं होगी, यानी कि डेल्टा एल आपका 0 होगा, क्योंकि देखिए ये तो फिक्स डिस्टेंस पे है ना, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें तो कोई शॉर्टनिंग हो नहीं सकती, तो ये आपका फिक्स रहेगा। तो यहाँ से देखिए टोटल इलोंगेशन हमारा निकालेंगे तो क्या आएगा, RA/600, यानी कि PL/AE RA। यहाँ से देखिए RA/600, इसका 600 mm, 500 mm और ये 400 mm का, तो PL/AE। ये इसी तरह पार्ट बी में RA-5 L/AE और RA-15 = 0। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये आ जाएगा आपका RA = 5.67 kN। अब इसको यहाँ पे जब पुट कर देंगे इसमें, तो RD की वैल्यू आ जाएगी हमारी -9.33 kN। यानी माइनस आने का मतलब क्या है, ये जो RD का डायरेक्शन हम इधर लिए वो एक्चुअल में इधर होगा, तो अब यहाँ से हम सबको रख देते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। तो ये देखिए RA आपका 5.67, यहाँ RA-5 था, तो RA में से 5 घटाएं तो इधर जा रहा था, मतलब ये आपका इधर आ रहा था, तो ये 0.67 हो जाएगा। ठीक, ये 0.67 इधर आ गया, यानी कि RA में से जब 5.67 - 5, तो इधर 0.67 आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी RA-15, यानी कि RA आपका कितना 5.67 -15 की, तो -9.33 और -9.33। तो इसका मतलब क्या है कि निगेटिव साइन है, मतलब ये जो डायरेक्शन लगाया गया है वो एक्चुअल में इधर नहीं होगा, इस तरफ नहीं होगा, क्योंकि माइनस साइन है ना, ये हम लोग तो लिए, यानी कि जो माइनस साइन आने का मतलब है कि जो हम डायरेक्शन चूज़ किए उसके अपोजिट में जाएगा। तो फर्दर हम फिर से ड्रॉ किए, तो देखिए AB तो सही है, ये भी सही है, ये वाले को अपोजिट में पलट देंगे, यानी कि यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ कंप्रेशन है और यहाँ टेंशन है। तो ये अलग अलग तरीके से हम मतलब फाइंड कर लिए। तो अब अलग अलग, अब देखिए सिग्मा AB तो निकाल ही सकते हैं। टोटल फोर्स आपका कितना है 5.6 kN AB पे आया, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 mm²। तो सिग्मा AB आ गए 5.67 N/mm² टेंसाइल। इसी तरह सिमिलरली BC में निकाल सकते हैं, ये सॉरी यहाँ पे ये टेंसाइल होगा, तो ये देखिए 0.67/1000, ये अपना N/mm² में निकाल लिए। इसी तरह सिग्मा CD भी निकाल लिए, तो ये कंप्रेसिव होगा क्योंकि यहाँ पे ये आया। तो इफ़ यू learn from the video, please like, share and subscribe.